हेलो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर डायटोमिक लैटिस का जो डिस्पर्शन रिलेशन है उसके लिए स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। पिछले टर्म में हमने डिस्पर्शन रिलेशन देखा था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस माइनस बीटा अंडर रूट 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम। ये जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो लीनियर डायटोमिक लैटिस के लिए है। अब यहाँ पे जो इस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ के, यानी यहाँ पे जो है के का एक मान रखने पर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है इसलिए ओमेगा के दो वैल्यूज़ प्राप्त होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे प्लस साइन लेने पर जो ओमेगा की वैल्यू आएगी उसको कहेंगे ओमेगा प्लस, और माइनस साइन लेने पर जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे ओमेगा माइनस। सो ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस बीटा अंडर रूट 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन एम एम। इसी तरीके से यहाँ पे ओमेगा माइनस स्क्वायर की वैल्यू भी या इसकी इक्वेशन भी प्रदर्शित है। अब हम इस ओमेगा प्लस स्क्वायर और ओमेगा माइनस स्क्वायर के लिए जो के की सिंगल वैल्यू के लिए ओमेगा की दो वैल्यूज़ प्राप्त हो रही हैं, तो इस इक्वेशन से हम या इस रिलेशन से हम एक के कुछ विशेष मानों के लिए ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पहला केस लेते हैं व्हेन के टेंड्स टू 0, और हम इसमें अभी ओमेगा प्लस वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ओमेगा प्लस वाली इक्वेशन में हम के को अगर 0 करते हैं तो साइन वाली जो टर्म है वो तो हो जाएगी 0, और ओमेगा प्लस जो आ जाएगा वो अंडर रूट 2 बीटा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन स्मॉल एम। दूसरा केस लेते हैं इसी के की वैल्यू पाई बाई 2 के लिए, इसी ब्रांच के लिए ओमेगा प्लस ब्रांच के लिए। तो जब हम के की वैल्यू पाई बाई 2 लेंगे और इस समीकरण को हल करेंगे तो हम देखते हैं कि ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन स्मॉल एम। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो ब्रैकेट के अंदर हम सब पद हल कर रहे हैं इसमें 1 अपॉन एम जो है वो बड़ा होगा, 1 अपॉन जो स्मॉल एम वाली टर्म है वो बड़ी होगी 1 अपॉन कैपिटल एम वाली टर्म से। तो इसी को ध्यान में रखते अपन हल करेंगे कि अंडर रूट की वैल्यू काल्पनिक या राशि के रूप में प्राप्त न हो। तो ओमेगा प्लस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 बीटा ओवर एम, यानी हमने के की वैल्यू 0 पर और के की वैल्यू पाई बाई 2a पर ओमेगा प्लस स्क्वायर या ओमेगा प्लस की मान ज्ञात किए। अब हम जो है के टेंस टू 0 पर और के टेंस टू पाई बाई 2a पर माइनस ओमेगा माइनस वाले जो ब्रांच है उसकी वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे। तो इस वाले में जो अगर हम ओमेगा माइनस वाली इक्वेशन को लें और उसमें के टेंस टू 0 करें तो इसमें साइन वाली टर्म 0 नहीं होगी। साइन वाली टर्म 0 करने पे क्या होगा कि ओमेगा की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। इसलिए हम साइन का जो न्यूनतम मान है के टेंस टू 0 लेने पर साइन का जो न्यूनतम मान है वो के ए बाई के ए प्राप्त होगा, और उसके कारण हम इस समीकरण में ओमेगा माइनस स्क्वायर, जैसा कि इस चित्र में वीडियो लेक्चर में दिखाई दे रहा है कि ओमेगा माइनस का जो है हल करने पर वैल्यू आएगा के ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 बीटा ओवर एम प्लस एम, और जब के जो है वो पाई बाई 2 लेंगे इसी तरीके से हल करेंगे तो ओमेगा माइनस की वैल्यू जो आ जाएगी वो अंडर रूट 2 बीटा ओवर कैपिटल एम। तो यहाँ पे हमारे को हल करने पर ये प्राप्त हुआ है कि के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू पाई बाई 2 लेने पर ओमेगा प्लस की वैल्यूज़ क्या है, और के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू पाई बाई 2 लेने पर ओमेगा माइनस की वैल्यूज़ प्राप्त होती है। ये जो सॉल्यूशन आए हैं इसको इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो इस फिगर में प्लॉट करने पर देखते हैं ओमेगा वर्सेस जो के रिलेशन है, ओमेगा वर्सेस के रिलेशन जो है और के की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में लेते हैं। तो ये जो नीचे वाली ब्रांच है ओमेगा माइनस अकाउस्टिक ब्रांच कहलाएगी, और जो ऊपर वाली ब्रांच है ओमेगा प्लस वो ऑप्टिकल ब्रांच कहलाएगी। इसके जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्टिकल ब्रांच है इसमें के बराबर 0 पर मान अधिकतम है, और के जब पाई बाई 2 लेते हैं तो इसका मान घटते हुए क्रम में आता है, जबकि ओमेगा माइनस ब्रांच है के 0 पर इसकी वैल्यू जो है वो के ए अंडर रूट 2 बीटा और एम प्लस एम के लिए है, मान कम है, और जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती है इसका मान मैक्सिमम हो जाता है अंडर रूट 2 बीटा ओवर कैपिटल एम के बराबर। दोनों जो ब्रांच है उसके बीच में जो गैप है वो कहलाता है फॉरबिडन गैप।
अब ये जो हमको ग्राफ प्राप्त हुआ है उस ग्राफ का हम अलग अलग पॉइंट्स के आधार पे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं कि देयर आर 2 मोड्स ऑफ फॉर एवरी के वैल्यू। तो के की वैल्यू के लिए एक तो ओमेगा प्लस और दूसरा ओमेगा माइनस है, यहाँ ओमेगा माइनस कर लीजिएगा। देयर इज़ ए बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिटवीन 2 ब्रांचेस फॉर विच द वेव लाइक सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट। अभी हमने इसमें बताया कि जो ऊपर डायग्राम है ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस के बीच में एक फ्रिक्वेंसी बैंड है ये वाला, जिसके बीच में जो है ओमेगा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है फॉरबिडन बैंड कहलाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्साइट वाइब्रेशन ऑफ ए फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी लाइंग बिटवीन दिस बैंड। द विड्थ ऑफ दिस बैंड डिपेंड्स ऑन द मास रेशो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। इफ़ M अपॉन M लार्जर यानी भारी मास जो है वो कैपिटल M और ज़्यादा है और स्मॉल m कम है, तो M अपॉन M का रेशो बढ़ेगा, तो ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो चौड़ा होता जाएगा। और अगर दोनों मास सेम आ जाए तो दोनों ब्रांचेज एक दूसरे को ज्वाइन कर लेगी k इज इक्वल टू पाई बाई 2a पर। तो यहाँ पे जो माइनस पाई बाई 2a से प्लस पाई बाई 2a के बीच के वैल्यूज़ में जो रेंज है वो कहलाएगा फर्स्ट ब्रिलयन जोन, और इसमें लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 4a। अब अपन जो वेव इक्वेशन है इसमें जो एम्पलीट्यूड है a अपॉन b उसको वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच जब k टेंड्स टू 0 होता है तो cos k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब k टेंड्स टू 0 देन cos k इज इक्वल टू 1। इसलिए इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में निकाली थी उन 7 और 8 का उपयोग करके और हम सॉल्यूशंस करते हैं, वो आप इस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं कि हल करने पर आएगा a अपॉन b एम्पलीट्यूड का रेशो इज इक्वल टू माइनस m अपॉन m। या ऊपर वाला भारी मास का द्रव्यमान जो ऊपर है और नीचे वाला हल्का मास है। दिस इंडिकेट्स दैट द टू मासेस अपोजिट टू ईच अदर, यानी इनका जो एम्पलीट्यूड का रेशो है वो दोनों मासेस के रेशो में आ रहा है और माइनस का साइन आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो वेव है उनके एम्पलीट्यूड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी भारी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है एटम तो जो हल्का वाला वो नीचे की तरफ ऑसिलेट करेगा। दिस इंडिकेट्स दैट द टू मासेस अपोजिट टू ईच अदर देयर एम्पलीट्यूड्स बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ सो दैट द सेंटर ऑफ मास द यूनिट सेल रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग देयर मोशन। इस डायग्राम को देखेंगे ऑप्टिकल ब्रांच के लिए तो जो भारी है पार्टिकल और जो हल्के पार्टिकल है वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड जो होता है वो उनके मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास होता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। a अपॉन b एम्पलीट्यूड का रेशो हम ओमेगा माइनस ब्रांच के लिए निकालते हैं। मैथ्स आपको इस वीडियो लेक्चर में दिख रही है। हल करने पर a अपॉन b इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। इससे क्या पता चलता है, हैंस इन दिस केस द टू मासेस मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एम्पलीट्यूड। जैसा कि इस फिगर में है, अगर हम के लिए इस इक्वेशन को देखें डायग्राम में कि यहाँ पे जो हल्के और भारी जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो मास वाली टर्म नहीं आई है, यानी ये इंडिपेंडेंट है मास से, यानी कोई भारी हो चाहे हल्का आइटम हो वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो दो ब्रांचेज है उनको अपन एकॉस्टिक मोड और ऊपर वाली जो है ऑप्टिकल ब्रांच कहलाती है। वापस देखिए इसमें नीचे वाली जो है एकॉस्टिक ब्रांच और ऊपर वाली ऑप्टिकल ब्रांच। तो इस तरीके के नाम देने का क्या कारण है उसका देखते हैं कि ए बीम ऑफ साउंड वेव्स एट द सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल फोर्सेज ऑल द एटम्स इन द क्रिस्टल टू गो इन द सेम डायरेक्शन। अर्थात अगर हम क्रिस्टल के ऊपर साउंड वेव्स इम्प्लाई करें तो जो क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स जो हैं वो इस तरीके से उस पर फोर्स लगता है कि वो जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और अगर इस तरीके के एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एकॉस्टिक ब्रांच जो है प्रोड्यूस होती है। फॉर दिस रीजन सच वाइब्रेशन आर कॉल्ड द एकॉस्टिक वाइब्रेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूट द एकॉस्टिक ब्रांच इन द डिस्पर्शन रिलेशन। तो ए मोनोएटॉमिक लैटिस कैन रिस्पॉन्ड ओनली टू दिस काइंड ऑफ एक्साइटेशन। दूसरा लेते हैं हम आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में दो तरीके के आयंस होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं, और इस तरीके के जो आयनिक क्रिस्टल है उस पर अगर लाइट वेव्स उस पर इंसिडेंट की जाए तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अर्थात इसमें पार्टिकल के जो आयंस हैं
वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अर्थात उसमें ऑप्टिकल ब्रांच के वाइब्रेशन एक्साइट हो जाते हैं। सो जो ब्रांच है जिसमें एटम्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं वो ऑप्टिकल ब्रांच कहलाएगी, क्योंकि वो ऑप्टिकल वेव से एक्साइट हो रही है। और जो एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो, क्योंकि साउंड वेव अकाउस्टिक वेव से वो वाइब्रेशन एक्साइट हो रहे हैं, इसलिए ये वाली ब्रांच जो होती है वो अकाउस्टिक ब्रांच कहलाती है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो अपन देखते हैं कि अगर इफ़ द एटम्स ऑफ ए लैटिस आर ऑल ऑफ इक्वल मासेस, अगर सभी जो है एटम्स अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। तो अगर जैसा कि क्लियर है कि सभी अगर एटम सेम हो जाएं तो वो मोनोएटॉमिक लीनियर चेन ऑफ एटम्स के जो रूल्स हैं, जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो फॉलो करेगी। देख लेते हैं। तो इफ़ द एटम्स ऑफ ए लैटिस आर ऑल ऑफ इक्वल मासेस द फ्रिक्वेंसी रेंज इज़ द सेम वेदर इट इज़ ए मोनोएटॉमिक और ए डायटोमिक लैटिस। तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 0 से 4 बीटा और m के बीच में होगी। इन द मोनोएटॉमिक केस द होल रेंज करस्पॉन्ड टू द अकाउस्टिक ब्रांच, बट इन डायटोमिक केस जहाँ पे दो तरीके के एटम है, द रेंज जो ओमेगा की जो ओमेगा स्क्वायर की रेंज है 0 से 2 बीटा और m, वो तो अकाउस्टिक ब्रांच के लिए होगी, और 2 बीटा m से 4 बीटा और m वाली जो ब्रांच है वो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए होगी। और इस स्थिति में कोई फॉरबिडन गैप नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, एज द हैवी मास m इंक्रीजेस, जो भारी मास है m उसका द्रव्यमान बढ़ता जाए, द अकाउस्टिक ब्रांच यील्ड्स डाउनवर्ड एंड द ऑप्टिकल ब्रांच टेंड्स टू फ्लैटन इटसेल्फ। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो भारी मास है उसको और बढ़ाया जाए तो जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो ऑप्टिकल ब्रांच है, वो फ्लैटन होनी चाहिए, उसको नीचे की तरफ आ रही है डाउनवर्ड अकाउस्टिक तो, और जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो फ्लैट हो रही है। तो इन द एक्सट्रीम केस m इन्फाइनाइट ले लेते हैं, तो अकाउस्टिक ब्रांच इज कम्प्लीटली ऑन द की एक्सिस एज शोन इन फिगर। इस चित्र में देखते हैं कि जब m टेंड्स टू इन्फाइनाइट ले लिया है उस समय जो अकाउस्टिक ब्रांच है वो तो के एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, और जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो बिल्कुल फ्लैटन हो गई है, के एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो इस तरीके का जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो पूरी तरीके से फ्लैटन हो गई है और एक सिंगल फ्रिक्वेंसी को ही शो करती है √2 बीटा और m। दिस मीन्स दैट ईच एटम ऑफ द लैटिस बिहेव एज फ्री आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स नेबर्स एंड ऑसिलेट एट इट्स ओन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब कि जैसा कि हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट या आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट में लेते हैं कि जो सभी एटम है वो सेम फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशन करते हैं, उसी तरीके का ये बिहेव करेगा कि जिसमें हर एक एटम जो है वो फ्री है, अपने आसपास के एटम से आइसोलेट है और नेचुरल फ्रिक्वेंसी √2 बीटा और m से ऑसिलेशन कर रहा है। और इस समय जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्वेंसी लेवल में। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर जो भारी मास तो वही रहे और जो हल्का मतलब मास है, लाइट मास जो है वो और कम होता जाए, डिक्रीज होता जाए। द ऑप्टिकल ब्रांच शिफ्ट्स अपवर्ड, ऊपर की ओर होती जाएगी। व्हेन m टेंड्स टू 0 इट डिसअपियर्स कम्प्लीटली। द ऑप्टिकल ब्रांच द अकाउस्टिक ब्रांच इज नॉट अफेक्टेड because when m tends to 0 we return to the monoatomic lattice with the lattice constant 2a। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हल्का मास घटता जाएगा और वो कम्प्लीटली अगर हम उसको 0 ले लेंगे तो चेन में एक ही तरीके के एटम रह जाएंगे जिनका मास कैपिटल M है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 2a के बराबर है। तो वो लीनियर मोनोएटॉमिक चेन ऑफ एटम्स के जो रिलेशन है वो यहाँ फॉलो करेंगे। और अब हम एम्पलीट्यूड वर्सेस के रिलेशन को डिस्कस करें तो यहाँ पे अपन देखते हैं, इसमें जो सामने फिगर दिखाया गया है वो B/A जो एम्पलीट्यूड का रेशो वर्सेस के रिलेशन को शो करता है। यहाँ पे 0 जब वैल्यू ले रहे हैं के की, उस समय जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसके लिए B/A की वैल्यू -m/m है और अकाउस्टिक ब्रांच के लिए 1 है। जब k की वैल्यू π/2a लेते हैं तो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए B/A की वैल्यू 0 है और अकाउस्टिक ब्रांच के लिए ये इन्फाइनाइट है। इससे
क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो भारी पार्टिकल है वो भारी पार्टिकल या हैवी एटम m आर एट रेस्ट व्हेन v टेंड्स टू 0, यानी k/π/2a की वैल्यू ले रहे हैं अपन। तो इस समय b/a 0 है ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, यानी b 0 है। b 0 है, इसका मतलब कि क्या है कि जो भारी पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, उनका एम्पलीट्यूड 0 है वाइब्रेशन का। दूसरा लेते हैं कि π/2a पर अकाउस्टिक ब्रांच के लिए, यहाँ पे b/वैल्यू तो क्या है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब है कि a जो है वो 0 है, a 0 होने पर b/a की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और a 0 होने का मतलब है कि जो जो लाइटर पार्टिकल है उनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है, यानी जो लाइटर पार्टिकल है वो अपनी जगह पे फिक्स है। इट मीन्स एट द एज ऑफ द ब्रिलियंट जोन ओनली वन ऑफ द सब लैटिसेस इट वाइब्रेटिंग, यानी जो ब्रिलियंट जोन जो -π/2a से +π/2a है, उसकी जो जोन ब्रिलियंट जोन की जो एज है यानी π/2a पर और -π/2a पर एक ही तरीके की जो सब लैटिस है वो वाइब्रेट करेगी। एज द वैल्यू ऑफ k डिक्रीजेस, जैसे जैसे कम होती जाएगी बोथ द सब लैटिसेस बिगिन टू वाइब्रेट। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इफ़ इन द डायटोमिक लैटिस प्रिमिटिव सेल हैज़ 2 एटम, तो इनका जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो भी 2 भागों में स्प्लिट हो गया। तो अगर हम n एटम्स लें पर प्रिमिटिव सेल में, देन अलाउड फ्रिक्वेंसी रेंज वुड बी स्प्लिटेड इनटू n बैंड्स। तो यहाँ अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे मोनोएटॉमिक और डायटोमिक लीनियर चेन ऑफ एटम्स के लिए। अब नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर डायटोमिक लीनियर चेन ऑफ एटम्स। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं कि अभी जो हमने डायटोमिक लीनियर चेन ऑफ एटम के लिए डिस्पर्शन रिलेशन देखा कि वो कितनी विधाओं से दोलन कर सकता है अगर उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगा दी जाए। तो चूंकि हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल चेन ऑफ एटम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है कि u2n पे और u2n x की वैल्यू पे और x + l पे ये इनकी वैल्यूज क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो सेम होगी और वो 0 होगी। और इसके लिए e⁻²kl = 1 और k की वैल्यू जो है π/l से n π/2l के बराबर होगी, या k मैक्सिमम n π/2l। सो देयर आर n अलाउड वैल्यूज़ ऑफ k, n की जितनी वैल्यू रखोगे उतना ही k की वैल्यू आ जाएगी। सिंस ईच वैल्यू ऑफ k रिप्रेजेंट ए नॉर्मल मोड, सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नॉर्मल मोड इन एनी बैंड इज इक्वल टू n नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी जो नंबर n अगर उसमें यूनिट सेल में n एटम्स हैं तो वो n तरीके से दोलन कर सकता है।